घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1991। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1991। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। राजकुमार दिव्य सिंह हंसे। अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तुम मनुष्य वास्तव में हमारी नज़र में कमज़ोर हो। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे पीछे की दिव्य सिंह जाति किसी भी समय इस जगह को ज़मीन पर ध्वस्त कर सकती है और इस जगह को खून की नदी बना सकती है। म्यूचेन ने अचानक आह भरी और उदासीनता से कहा, चले जाओ, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? राजकुमार दिव्य शेर दंग रह गए। जब म्यूचेन ने ऐसा कहा तो वह स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। हमारा सर्वोच्च दिव्य महल बहुत मेहमाननवाज है, लेकिन हम तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं करते। भागने से पहले तुम्हें चेतावनी दी जानी चाहिए कि भविष्य में तुम संप्रभु ईश्वरीय क्षेत्र में कदम न रखो, अन्यथा भले ही तुम्हारे पिता शेर राजा प्रकट हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। म्यूचेन ने शांति से कहा, लेकिन उसके शब्दों में हत्या की मंशा और क्रोध था। बस तुम रुको। राजकुमार दिव्य शेरों ने गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि म्यूचेन उससे ऐसे शब्द कहने के लिए इतना जिद्दी होगा, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। राजकुमार दिव्य सिंह अपने बड़े समूह के साथ शीघ्रता से चले गए और हीरोज गैदरिंग दिव्य नगर को निराश होकर छोड़ दिया। आप सभी को इतनी परेशानी देने के लिए मुझे माफ करें। चेन जियांग ने आह भरी। ओह ठीक है, क्यूशित जिसका तुमने अभी जिक्र किया, वह नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। म्यूचेन ने इस नाम से जुड़ी बातों के बारे में सोचते हुए सोचा। जियो चांगले ने कहा, पुराने दिव्य शेर राजा के 7 बेटों में से पहला राजकुमार उस लड़ाई में मर गया। उसे 9 स्वर्ग दुनिया में पुनर्जीवित किया गया और 9 स्वर्ग दुनिया में पुनर्जन्म हुआ। मैंने अब अतीत की यादें जगा दी हैं। म्यूचेन ने कहा, अगर उसमें पहले जैसी ताकत होती तो वह दिव्य सिंह राजा का वर्तमान सिंहासन भी वापस ले सकता था। राजकुमार दिव्य सिंह द्वारा मारा गया भाई कौन था? कियान, दिव्य सिंह जाति के 7 राजकुमारों में सबसे छोटा, उस समय किशी के साथ ही मर गया था। अब जबकि वह राजकुमार दिव्य सिंहों द्वारा मारा गया है, कियान उस राजकुमार दिव्य सिंहों का खून का रिश्तेदार चाचा है। टीएस यूए ने कहा, उस समय क्यूश और क्यूयान जैसे रैंकर सभी म्यूचेन और अन्य के उपासक थे। जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने इन शक्तिशाली योद्धाओं की उपलब्धियों के बारे में पहले ही सुन लिया था। क्यूयान वास्तव में मारा गया था, और वह भी ऐसे ही आदमी द्वारा। यिबिडोंग अविश्वास से भरे चेहरे के साथ यहाँ आया। यिबिडोंग बहुत सी बातें जानता था। वह हुआंग जिनटियन को लंबे समय से जानता था। ऐसा लग रहा था कि वह क्यूयान और क्यूशी की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। दिव्य आत्मा अभी भी वहाँ है, हम अभी भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन केवल 9 दिव्य राजा ही ऐसा कर सकते हैं। चेन जियांग ने आह भरी, वर्तमान दिव्य शेर राजा को क्या हुआ? जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था वह वास्तव में बहुत घमंडी था। म्यूचेन ने यिबिडोंग से कहा, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, हमें दिव्य शेर जाति के हमले से निपटना पड़ सकता है। भले ही हम न आ सकें, हमें तैयार रहना होगा, हम दिव्य शेर जाति से डरते नहीं हैं। चेन जियांग और फैंग यूजी सुप्रीम दिव्य पैलेस में वापस नहीं लौटे। वे दुकान पर गए। दुकान लगभग तैयार थी। 3 बू भाइयों ने कई लोगों को मदद करने के लिए बुलाया था। वे सभी कीमियागर से थे और लोगों का एक विस्तृत नेटवर्क था। वे जल्दी से लोगों को ढूंढ सकते थे। 5वीं मंजिल एक विश्राम स्थल थी और यहाँ कई कमरे थे। वह हॉल जिसमें चेन जियांग, फैंग यूजी और अन्य लोग थे, सबसे बड़ा और सबसे आरामदायक था। आज बहुत कुछ हुआ है। चेन जियांग ने शुई बिंग्यान की आइस टी की चुस्की ली और खिड़की से बाहर खाली सड़क को देखा। अभी भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। हम कल रीजनरेशन डैन बेचेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। फैंग यूजी ने हल्के से हंसते हुए चेन जियांग से कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी इस प्रतियोगिता के बाद हमें सर्वोच्च दिव्य महल भी छोड़ना पड़ सकता है। यूए ने जवाब दिया, राजकुमार दिव्य शेरों को धमकाया गया है। वह बदला लेने के लिए निश्चित रूप से वापस आएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पिता शेर राजा बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। भले ही वह सही तौर पर मदद न करें, लेकिन कम से कम वह उसका थोड़ा समर्थन तो करेंगे। क्या अब अंदर आना उचित होगा? सबसे बड़े गू ने दरवाजा खटखटाया। बेशक ये सुविधाजनक है, चेन जियांग ने कहा। सबसे बड़ा गू हॉल में चला गया और बैठ गया। उसने एक कप आइस टी उठाई, एक घूंट लिया और कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि यहाँ के 2 बदमाश कल 50 रीजनरेशन डैन बेचेंगे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10 लाख और 500,000 होगी। तुम कल कितने बेचने की योजना बना रहे हो? कीमत कितनी है? हाँ, हम आज रात इसका विज्ञापन करने में तुम्हारी मदद करेंगे। 1 मिलियन शेन युआन पत्थर प्रति गोली, कुल मिलाकर 100 गोली। फैंग यूजी ने कहा, आज रात यहाँ बहुत लोग नहीं हैं, है ना? आज रात जो लोग आए हैं वे सभी धनी और शक्तिशाली लोगों का समूह हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश करने वाले पहले बैच में शामिल होने के लिए उन सभी के पास कुछ पृष्ठभूमि होनी चाहिए? सबसे बुजुर्ग बू ने कहा।
ज़ेडेओ ट्रांसमिशन सरणी पर इंतजार कर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के लुटेरे आज रात आएंगे। चेन जियांग पहले से ही ज़ेडेओ के पीछे के व्यक्ति की पहचान के बारे में उत्सुक था ताकि वास्तव में ज़ेडेओ को बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत से डरने में सक्षम न बनाया जा सके और ट्रांसमिशन सरणी में डाकुओं को मारना चाहा जा सके। केवल ओल्ड आयरन कॉक या लुओ त्यानजुन को ही इसके बारे में पता था। तीन भू भाई पहले ही दुकान छोड़ चुके थे और उन्होंने अभी तक इसका प्रचार शुरू नहीं किया था। वे तभी शुरू करेंगे जब ट्रांसमिशन सरणी आधिकारिक तौर पर खुलेगी और अन्य बलों से बड़ी संख्या में शिष्य आएंगे। अभी भी थोड़ा समय है। अभी से लेकर कल सुबह तक मैं रीजनरेशन डैन के 1 या 2 बैच को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा, चेन जियांग ने कहा, क्योंकि वह चिंतित था कि तब तक उनके पास पर्याप्त मात्रा में यह नहीं होगा और उनके पास रीजनरेशन डैन की कुछ सामग्री भी नहीं होगी। फैंग यूजी ने सिर हिलाया, तो फिर मुझे पहले तुम्हें परेशान करना होगा। चेन जियांग ने फैंग यूजी के हाथों से पुनर्जनन दान की औषधीय सामग्री ली और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में प्रवेश किया। उसने अब ज़ेडेओ को चौक में बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत से डाकुओं का वध करते हुए देखने की योजना नहीं बनाई थी। आज वह पहले से ही सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत सारी मुसीबतें लेकर आया था। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने वाला था, अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। फैंग यूजी ने इसे सुना, उसने जल्दी से खिड़की खोली और बाहर देखा। ये चौक से आया है। अन्य सेनाओं के शिष्यों को अब तक आ जाना चाहिए था। युए ने कहा, हम भी एक अच्छा शो देखने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? फैंग यूजी को पहले से ही पता था कि ज़ेडेओ वहां लोगों को मारने जा रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। युए को तुरंत समझ आ गया कि अगर उन दोनों को जाना है तो उन्हें शुई बिंग्यान को भी साथ लाना होगा। हालांकि शुई बिंग्यान ने पहले भी लोगों को मारा था, लेकिन उसे ऐसे दृश्य ज्यादा नहीं दिखाने चाहिए। यह आभा, ये बहुत परिचित है। फैंग यूजी ने भौहें सिकुड़ते हुए दूसरी दिशा में देखा। वह प्लाजा के स्थान पर नहीं था। मैंने भी इसे महसूस किया। क्या उन्होंने इसे जानबूझकर बाहर निकाला? युए ने जवाब दिया, 2 शक्तिशाली दिव्य जानवर, ये वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर हैं। फैंग यूजी ने आश्चर्य से कहा, वे भी सुपर गॉड दायरे में आ गए हैं और बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। उस समय के सर्व जानवर दिव्य भगवान के 4 रक्षकों में से दूसरे। युए भी बहुत हैरान था। अपने पुनर्जन्म के बाद वे वास्तव में बहुत तेजी से बढ़े। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1992। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1992। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। यद्यपि व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड को 9 दिव्य राजाओं में पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन फैंग यूजी पहले उनसे बहुत परिचित नहीं थे। फैंग यूजी ने कहा, चलो पहले सफ़ेद बाघ और सिंदूर पक्षी को ढूंढते हैं। दोनों अब बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें पहले से ही अपनी यादें जागृत कर लेनी चाहिए थीं। क्यूशिक को अभी मदद की ज़रूरत है, चलो देखते हैं कि क्या वे मदद कर सकते हैं। युएर ने अपना सिर हिलाया, अभी हम केवल यह महसूस कर सकते हैं कि उनकी आभा बहुत मजबूत है, लेकिन हम उनकी वास्तविक ताकत नहीं जानते हैं। अगर वे पहले से ही बहुत देवता बन गए होते तो क्यूइशी के लिए उनके लिए बहुत कुछ करना पर्याप्त होता। सिंदूरी पक्षी और सफ़ेद बाघ ने अपनी आभा वापस नहीं ली। ऐसा करने का उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह बताना था कि वे इस शहर में आए हैं। संभवतः वे पहले से ही जानते थे कि चेन जियांग सर्वोच्च दिव्य महल में था। फैंग यूजी ने जल्दी ही व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड से मुलाकात की। व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड सड़क पर साथ साथ चल रहे थे। व्हाइट टाइगर ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके साधारण रूप को देखते हुए उसके बगल में एक खूबसूरत महिला ड्रेस में थी। कई लोग उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने फैंग यूजी को देखा तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। नमस्कार वरिष्ठों। फैंग यूजी ने तुरंत सिर झुकाया। अगर व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड दोनों ने अपनी यादें जगा ली थीं तो वे वास्तव में फैंग यूजी के वरिष्ठ थे। नमस्कार वरिष्ठों। जब शुई बिंग्यान ने फैंग यूजी को सम्मान देते देखा तो उसने भी विनम्रता से व्हाइट टाइगर का अभिवादन किया। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंदूरी पक्षी ने हल्के से मुस्कुराया, फिर शुई बिंग्यान की ओर देखा और पूछा, चेन जियांग कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए, है न? ये सुंदर छोटी लड़की कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। मैं शुई बिंग्यान हूँ, बड़े भाई शेंग गोलियाँ बना रहे हैं। शुई बिंग्यान ने शुद्ध और सुंदर मुस्कान के साथ कहा। शुई बिंग्यान को चेन जियांग कहते हुए सुनकर सिंदूरी पक्षी और सफ़ेद बाघ ने एक दूसरे को देखा और स्पष्ट रूप से सोचा कि शुई बिंग्यान का उसके साथ ऐसा रिश्ता था। आप सुपर गॉड दायरे में कब आए? फैंग यूजी इस बारे में बहुत उत्सुक थे, क्योंकि सिंदूर पक्षी और सफ़ेद बाघ सुबह सुबह ही देवताओं के दायरे में चले गए थे, लेकिन उन्हें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। सफ़ेद बाघ हंसा, जब हम भगवान के राज्य में गए तो उसके कुछ समय बाद ही हमें एक पशु दिव्य महल का खंडहर मिला। हम वहां से यहाँ आए हैं और इसीलिए हम यहाँ पिछले कुछ सालों से रह रहे हैं।
बातचीत को आसान बनाने के लिए फैंग यूजी उन्हें दुकान की 5वीं मंजिल पर ले गया और उन्हें शुई बिंग्यान द्वारा बनाई गई आइसटी परोसी। सफ़ेद बाघ ने अपने आसपास देखा और उसे एक गुप्त कमरे में आग की कुछ लपटें महसूस हुईं। उसे पता था कि चेन जियांग वहां गोलियां बना रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चेन जियांग ने सुपर गॉड दायरे में आने के बाद से खुद को काफ़ी संयमित कर लिया है। फैंग यूजी ने उपहास करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उसने अभी कुछ समय पहले ही राजकुमार दिव्य शेरों को नाराज किया था। आया वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर दोनों जानते थे कि फैंग यूजी 9 स्वर्ग की देवी थीं, और अब वे ये भी देख सकते थे कि फैंग यूजी और चेन जियांग के बीच बहुत करीबी रिश्ता था, जिससे वे बहुत आश्चर्यचकित थे। हमने भी इसके बारे में सुना है। मैं बीस्ट डिवाइन पैलेस के अंदर प्रिंस डिवाइन लायंस की हरकतों के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें अभी पता चला कि प्रिंस डिवाइन लायंस और चेन जियांग खतरे में हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में इतनी शांति से गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सफ़ेद बाघ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। युवा ने अपना सिर बाहर निकाला और सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी को देखा। ये दो पौराणिक दिव्य जानवर ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें उसने पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। क्या ये बिल्ली का बच्चा स्टार मून डिवाइन रेस से संबंधित है? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जब वर्मिलियन बर्ड ने यू एर का प्यारा सा सिर देखा तो वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि यू एर अचानक चमक उठी और अपने बैग से बाहर आ गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में तैरने लगी। सफ़ेद बाघ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वे स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर जाति से हैं। स्टाररी स्काई सफ़ेद बाघ जाति का भी उनसे कुछ संबंध है। ये बिल्ली का बच्चा परिचित लग रहा है, क्या ये वही लड़का हो सकता है? यूएर ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? असंभव, जब मैं पैदा हुआ था तो वह तुम्हारे युग के बहुत बाद का समय था। यूए र की आवाज़ सुनकर सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी ने एक दूसरे को देखा, मानो वे इस बात के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गए हों। संसार बलिदान, तुम ही वह बलिदान हो जिसकी संसार बलिदान को आवश्यकता है। तुम हमें पहचान नहीं पा रहे हो, इसका कारण यह है कि बलिदान होने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। तुम्हारी बहुत सी यादें मिट जाएंगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले ही कई बार बलिदान हो जाना चाहिए था। यूए चौंक गया, क्या संसार बलिदान? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारा मतलब है कि मैं कई बार मर चुका हूँ। इससे पहले झू जियांग्युआन को पूरा यकीन था कि यूए र ने उसे बचाया है, लेकिन यूए र को यकीन नहीं था। सिंदूरी पक्षी ने सिर हिलाया। बहुत से लोग संसार बलिदान के बारे में नहीं जानते। हमने महान सम्राट को यह कहते सुना कि यह एक ऐसा समारोह है जो स्टार मून दिव्य जाति के लिए अद्वितीय है। यूएर ने अपना सिर हिलाया। मैं एक बलिदान हूँ, उन्होंने मुझे हर जगह क्यों दौड़ने दिया? और उन्होंने मेरी याददाश्त को पूरी तरह मिटाने के बजाय सिर्फ उसका एक हिस्सा क्यों मिटा दिया? यूए को अपनी पहचान पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वह वास्तव में एक बलिदान थी और स्टार मून डिवाइन रेस में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। किसी ने भी उससे पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी। नहीं, मेरे माता पिता हैं, हालांकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। यूए ने फिर कहा, स्टार मून डिवाइन रेस ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि उन्होंने तुम्हें चांद और सितारों को भेंट के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें महान शक्ति प्राप्त हुई। किंवदंती है कि यह तुम्हारे माध्यम से था कि स्टार मून बीस्ट सम्राट लगातार पुनर्जन्म लेता था और जन्म देता था। व्हाइट टाइगर ने आह भरी। उसे यूएर के प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हुई क्योंकि वह केवल दूसरों को मजबूत बनाने के लिए मौजूद थी। क्योंकि संसार बलि कभी कभार ही तुम्हारी बलि दे सकता है, इसलिए जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हें वापस ले आएंगे। उन्हें चिंता है कि इससे तुम्हारे विकास पर असर पड़ेगा, इसलिए वे बहुत सारी यादें रखेंगे जो तुम्हें जीवित रहने में मदद करेंगी और यहाँ तक कि कुछ छँटाई भी करेंगे। और जो यादें तुम्हें मजबूत बनाती हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा। सिंदूरी पक्षी ने उत्तर दिया, और तुम्हारे लिए बड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। अगर सिर्फ स्टार मून दिव्य जाति चाहती है कि तुम बड़े होकर बलि की भेंट बनो तो उन्हें ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में वे तुम्हें खुद से बड़ा होने देंगे। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि भागने के मामले में यूए एर की इंद्रियां उच्चतम स्तर की क्यों थीं, और वह ये सुनिश्चित करने में सक्षम थी कि खतरे का सामना करने पर भी वह नहीं मरेगी। उसे और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए स्टार मून डिवाइन रेस ने उसे कई यादें दी थीं, लेकिन उसे केवल मजबूत बनने दिया। वरिष्ठ सफ़ेद बाघ, वरिष्ठ सुजाकू। जब चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर आया, हालांकि सफ़ेद बाघ और वर्मिलियन बर्ड ने अपनी आभा को रोक लिया था, चेन जियांग अभी भी उन्हें महसूस करने में सक्षम था। इस प्रकार उसने गोली भट्टी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी ने उसकी ओर सिर हिलाया। दोनों वरिष्ठों को संसार बलिदान के बारे में कितना पता है? यूएर को मारने के बाद उन्हें इतनी शक्ति कैसे मिलेगी? चेन जियांग ने पूछा। क्योंकि यह मामला यूएर से संबंधित था, यही वजह थी कि वह तुरंत बाहर भाग गया।
संसार बलिदान से संबंधित मामलों को गुप्त रखा गया होगा, इसलिए खुद यूए र को भी नहीं पता था। चेन जियांग को लगा कि चूंकि वह यूए र से परिचित था और वे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वह निश्चित रूप से यूए र को एक बार फिर बलिदान नहीं बनने दे सकता था। सफ़ेद बाघ ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 10,000 जानवर सम्राट ने हमें दिव्य जानवर की उत्पत्ति के बारे में बताया, तो मैंने उनसे सफ़ेद बाघ के बारे में पूछा। यही वजह है कि उन्होंने हमें स्टार मून दिव्य जाति के कुछ रहस्यों के बारे में बताया। उस समय केवल हमारे 4 दिव्य जानवर ही मौजूद थे। यूएर उड़कर वर्मिलियन बर्ड के पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वर्मिलियन बर्ड ने धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। सफ़ेद बाघ ने बोलना जारी रखा, यह मामला कुछ ऐसा है जिसे कई स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर भी नहीं जानते हैं, और इसे केवल स्टार मून दिव्य जाति के एक बुजुर्ग के स्तर पर ही जाना जाना चाहिए। वर्तमान में स्टार मून दिव्य जाति के 4 बुजुर्ग और 5 कबीले के मुखिया होने चाहिए। वे सभी संसार बलिदान से एक बड़ी पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यूए ने अपना सिर हिलाया। इस समय तक कई शक्तिशाली स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर थे जो एल्डर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एल्डर के परीक्षण से गुजरना चाहते थे, लेकिन उन सभी को रोक दिया गया था। मैंने कुछ पुराने स्टार और अर्धचंद्राकार जानवरों से सुना है कि हमारी स्टार मून दिव्य जाति में 9 एल्डर और एक प्रमुख होना चाहिए। हालांकि जब से दिव्य भगवान की मृत्यु हुई है, ये 5 हो गया है और एक स्टार मून बीस्ट किंग पहले ही मर चुका है। सिंदूरी पक्षी ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बलि के रूप में चढ़ाने के बाद वे कम कुशल हो जाते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि वे अन्य स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर को बड़े के परीक्षण से गुजरने से रोकते हैं, क्योंकि एक बार जब वे बड़े के परीक्षण से गुजर जाते हैं तो वे संसार बलिदान के रहस्यों को भी जान लेंगे। यूए ने गुस्से से कहा, अब मुझे समझ में आया कि जो लोग एल्डर्स ट्रायल से नहीं गुजरे उन्हें एल्डर्स के समान अधिकार कैसे मिल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एल्डर्स ट्रायल बेहद कठिन होता है और यह मौत से बाल बाल बचने जैसा है। उन सभी बूढ़े लोगों ने हमें इस तरह मनाने की कोशिश की और फिर उन्होंने कुछ मजबूत लोगों का एक सरल मूल्यांकन किया जो एल्डर्स ट्रायल से गुजरना चाहते थे, जिससे परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक अधिकार मिल गया। फैंग यूजी हैरान था। यूए एर के पास कौन से रहस्य हैं? ऐसा क्यों था कि अगर वह उसे बलि में बदल देता तो उन लोगों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता। स्टार मून दिव्य जाति का पालन पोषण बुद्ध के महान मार्ग द्वारा स्वाभाविक रूप से किया गया था। इसमें सितारों और चंद्रमा की अंतहीन और शक्तिशाली ऊर्जा को आसानी से अवशोषित करने की एक भयानक जन्मजात क्षमता थी। और अब ये तथाकथित संसार बलिदान है। ये स्पष्ट है कि यह संसार बलिदान भी एक शक्ति है जो स्वाभाविक रूप से महान मार्ग से पैदा हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से अन्य कबीले के सदस्यों की ताकत बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुई थी। उद्धरण चिन्ह। सफ़ेद बाघ ने सिर हिलाया। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन फिर सम्राट ने हमें बताया। यूएर के साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी है, वह ये कि उसके मरने के बाद चांद और तारे एक बहुत ही भयानक और अजीब शक्ति छोड़ेंगे, और इस समय जब तक यूएर का शरीर जलकर राख हो जाता है तब तक बगल के लोग इस शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होंगे, और एक दिन के बाद वे पूरी तरह से अवशोषित हो जाएंगे, और इसे अवशोषित करने के बाद उनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। चेन जियांग और फैंग यूजी तुरंत समझ गए। ये पुनरुत्थान की शक्ति थी जो सितारों और चंद्रमा ने यूए को दी थी, लेकिन इसका चतुराई से उपयोग करने के बाद जिस स्थान पर यूए की मृत्यु हुई थी वह उस शक्ति को अवशोषित कर सकती थी जो उसकी होनी चाहिए थी। इन कमीनों ने मुझे कितनी बार मारा है। यूएर बहुत गुस्से में थी। वर्मिलियन बर्ड ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। सफ़ेद बाघ ने कहा, महान सम्राट ने कहा कि भले ही तुम नहीं मरते हो, उस दौरान तुम सितारों और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो जाओगे। दूसरे शब्दों में, इतने सालों के बाद अगर तुम्हें बलिदान के रूप में नहीं माना गया है तो तुम्हारी ताकत वास्तव में भयानक है। सिंदूरी पक्षी ने धीरे से यूएर की पीठ को सहलाया और कहा, सम्राट चाहते हैं कि बपतिस्मा के बाद आप अपने मानव रूप में बदल जाएं। आपने कभी सितारों और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित नहीं किया है, इसलिए आपको कभी भी मानव रूप नहीं लेना चाहिए था। बेशक अगर आप इसे अवशोषित कर लेते तो आप निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाते और आपको बलि बनने की आवश्यकता नहीं होती। चेन जियांग ने कहा, मैं युवा को फिर से बलि नहीं बनने दूंगा। मुझे लगता है कि युवा की यादें पूरी तरह से मिट नहीं पाईं। वह पहले भी एक जगह गई थी और उसने एक व्यक्ति को बचाने के लिए बहुत सारी शक्ति का इस्तेमाल भी किया था। हो सकता है कि वह वहां अपनी यादों का कुछ हिस्सा जगाने में सक्षम रही हो, लेकिन बलि बनने के बाद वे सब मिट गईं। सफ़ेद बाघ ने सिर हिलाया। हमारे पुनर्जन्म के बाद हमें अपनी यादों को पूरी तरह से जगाने में काफ़ी समय लगा। वर्मिलियन बर्ड ने यूए को छोड़ दिया और शुई बिंग्यान की तरफ उड़ गया। यूए के दुखी चेहरे को देखकर वर्मिलियन बर्ड ने हल्की सी आह भरी। जब संसार बलिदान का समय आएगा तो वे यूए को पकड़ लेंगे और उसे मार डालेंगे। जब सितारों और चांद की शक्ति उतरेगी तो वे यूए को छिपा लेंगे और चांद और सितारों की शक्ति को अवशोषित कर लेंगे। पिछले 99 से 81 वर्षों में यूए अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी और उसकी दिव्य आत्मा और शरीर का पुनर्जन्म होगा।
ये भी इस समय है कि वे दिव्य आत्मा के बारे में युए की यादों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने कहा, सर्व जानवर दिव्य भगवान को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या उन्होंने आपको ये बताते समय कहा था कि इसके बारे में बात न करें? सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि उस समय सम्राट ने हमें बहुत सी बातें बताई थीं और कुछ ही समय बाद एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। हम सभी मर गए और पूरी जानवर जाति को बहुत विनाश का सामना करना पड़ा, इसलिए हमारे पास इस मामले पर बात करने का समय नहीं था। सिंदूरी पक्षी हंसा, दिव्य भगवान स्टार मून भी इस युद्ध में मर गया। उसने दिव्य भगवान बनने के लिए तुम्हें कई बार मरने दिया, लेकिन अंत में तुम फिर भी मर गए। ये कमीना, सोचो कि मैंने पहले उसकी इतनी पूजा की है। ये सब उन बूढ़े लोगों की वजह से है जो मुझमें यादें भर रहे हैं। मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है। मैं उन यादों को वापस पाना चाहती हूँ जो मैंने पहले खो दी थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे किस तरह की बुरी यादें दी। यूएर की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। सफ़ेद बाघ ने सिर हिलाया। चूंकि तुम पहले से ही जानते हो कि तुम एक बलिदान हो, तो तुम तैयार हो। हालांकि तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा कि तुम अपनी खोई हुई सारी यादें वापस पालो, क्योंकि तुम्हारी यादों में तुम्हारी मृत्यु से पहले का दर्द भी शामिल होना चाहिए। यूए ने दृढ़ता से कहा, मुझे डर नहीं है। अगर मैं अपनी याददाश्त वापस पा सकती हूँ तो इससे मुझे एक साथ कई मौतों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह मेरे लिए एक दुर्लभ साधना अनुभव है और मुझे इसे खोजना होगा। मुझे पता होना चाहिए कि उन कमीनों ने साधना के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। बिंग्यान, मैं जा रही हूँ। यूएर ने शुई बिंग्यान को देखा और अनिच्छा से कहा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मुझे पता है, तुम्हें वापस आना ही होगा। शुई बिंग्यान चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और वह भी कई चीज़ों के बारे में सोच रही थी। बस उसने यह बात जोर से नहीं कही। चेन जियांग, तुम्हें मेरे बर्फीले चेहरे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यूएर को भी नहीं पता था कि क्यों, लेकिन इस समय जब वह शुई बिंग्यान से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, उनका रिश्ता वास्तव में बहुत अच्छा था। बिंग्यान की देखभाल का मामला मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम एक खूबसूरत जवान औरत बन जाओगी। फैंग यूजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रगड़ा। यूएर ने सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी से कहा, मुझे ये बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा मैं हमेशा के लिए बलि बन जाती। जब सम्राट ने तुम्हारे बारे में बात की तो वह बहुत क्रोधित हुआ और वह तुम्हारी दुर्दशा के प्रति बहुत सहानुभूति भी रखता था। हालांकि स्टार मून दिव्य भगवान की शक्ति और इस तथ्य के कारण कि उस समय बीस्ट रेस एक विदेशी दुश्मन से मिली थी, उसने खबर नहीं दी। और वह ये भी सोचता है कि यदि तुम्हारा उस तरह से उपयोग नहीं किया जाता तो तुम भी हमारी बीस्ट रेस के विशेषज्ञ होते और हमारी बीस्ट रेस की बेहतर सुरक्षा कर पाते। यूएर चली गई। उसे नहीं पता था कि वह जो करना चाहती थी उसे कैसे पूरा करेगी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक योजना थी। वह क्या करेगी? फैंग यूजी ने चेन जियांग की ओर देखते हुए पूछा। चेन जियांग और यूए ने एक दूसरे के साथ सबसे लंबे समय तक बातचीत नहीं की थी। चेन जियांग ने खिड़की से बाहर देखा और यूएर को गायब होते देखा, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, जिंग्यू, मुझे लगता है कि वह जिंग्यू से जुड़ी एक पूरी स्टार है। और वह जिंग्यू, वह सब कुछ लेकर पैदा हुई है जो वह है। हालांकि उसकी यादें उन बूढ़े दरिंदों ने उसकी दिव्य आत्मा से पहले ही मिटा दी थीं, लेकिन आसमान के चांद तारे तो उसके लिए रखे ही रहेंगे। उसे क्या करना है ये तो वही जानती होगी। शुई बिंग्यान ने उदास होकर आसमान की ओर देखा। यूएर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। चेन जियांग ने उसके सिर पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, बिंग्यान, तुम हर दिन मजबूत होती जा रही हो। मुझे डर है कि तुम्हें अभी तक पता भी नहीं है ना? शुई बिंग्यान ने इसे याद करते हुए सिर हिलाया। सफ़ेद बाघ हंसा। चेन जियांग, मैंने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक तुमसे न मिलने के बाद तुम इतने परिपक्व हो जाओगे। लेकिन तुम अभी भी परेशानी पैदा करना पसंद करते हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं केवल वही करने जा रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। वरिष्ठ व्हाइट टाइगर, आप अभी भी नहीं जानते कि मैं राजकुमार दिव्य शेरों का विरोध क्यों कर रहा हूँ, है ना? वह शायद खुद भी इसका खुलासा नहीं करेंगे। वास्तव में मुझे नहीं पता कि तुम में ऐसी भयानक क्षमता है या नहीं, लेकिन अभी राजकुमार दिव्य शेरों से बात करने का समय नहीं है। सफ़ेद बाघ ने कहा। उसने क्यूई यान को मार डाला। क्यूईशी को जब इस बारे में पता चला तो वह उसे खोजने गया। क्यूईशी ने मुझे लगभग बचा लिया था। उसने मुझे पकड़ने के लिए सिल्वर लॉयन को भेजा था। सिंदूरी पक्षी ने जल्दी से उसके कंधे पर थपकी दी ताकि वह अपने दिल में छिपे गुस्से को दबा सके, वरना यहाँ बहुत सनसनी फैल जाती। क्यूई यान पूरी तरह से नहीं मरा है। सफ़ेद बाघ ने गहरी सांस ली और चेन जियांग को टोकते हुए कहा, मुझे इस मामले का विवरण बताओ। थोड़ी देर के बाद सफ़ेद बाघ और सिंदूर पक्षी दोनों को इस मामले की स्पष्ट समझ हो गई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि राजकुमार दिव्य शेरों को महल के प्रमुख मुचेन ने भगा दिया था, जबकि वह अभी भी हीरोज गैदरिंग दिव्य शहर में था। मैं हॉल मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ।
जब राजकुमार दिव्य शेर आए तो कभी भी कोई हरकत मत करना। मुझे इस कमीने को अपने हाथों से मारना होगा। सफ़ेद बाघ ने वर्मिलियन बर्ड की ओर देखा और सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। और सिंदूर पक्षी ने भी उसका बहुत साथ दिया। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, मेरी वर्तमान शक्ति सीमित है, उस समय मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। व्हाइट टाइगर का हाथ चेन जियांग के कंधे पर टिका हुआ था। क्यूशी को बचाने के लिए ये तुम्हारे लिए काफ़ी है? फैंग यूजी ने पूछा। वरिष्ठ व्हाइट टाइगर, क्यूईशी के साथ आपका रिश्ता असाधारण प्रतीत होता है। 9 दिव्य राजाओं ने हमें पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी। क्यूईशी मेरा शिष्य है। क्यूई यान भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैंने बड़ा होते देखा है, और प्राचीन देवयुग में वे मेरे शपथबद्ध भाई थे। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। व्हाइट टाइगर ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। कई बार वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना खून यहाँ बहा दिया। हालांकि वर्मिलियन बर्ड द्वारा शांत किए जाने के बाद वह फिर भी शांत हो गया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। ट्रांसमिशन एरे से स्थानिक उतार चढ़ाव की लहरें आ रही थीं। बहुत से लोगों को भेजा जा रहा था। चेन जियांग खिड़की के पास खड़ा होकर चमकते हुए ट्रांसमिटिंग स्क्वायर की ओर देख रहा था। मैं जाकर देखूंगा, चेन जियांग ने कहा। मुझे चिंता है कि जेडेओ इसे संभाल नहीं पाएगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिंगयान के साथ यहीं रहूंगा, फैंग यूजी ने कहा। सफ़ेद बाघ पहले से ही काफ़ी शांत हो चुका था। वह और वर्मिलियन बर्ड चेन जियांग का पीछा करते हुए तेजी से ट्रांसमिटिंग स्क्वायर की ओर बढ़ गए। उस समय जेडेओ का नाम दुष्ट सम्राट था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी जीवित होगा और यहाँ आएगा। हालांकि वह हास्यास्पद कौशल और शक्ति विकसित करता है, वह और क्यूई से अच्छे दोस्त हैं। जीएओ एक मानव था और वह सफ़ेद बाघ और प्राचीन देवता के युग के अन्य जानवरों की तरह नहीं था जो अपनी यादों और शक्तियों को जागृत कर सकते थे। वर्तमान जेडेओ भी उनके जितना मजबूत नहीं था। चौक पर बहुत चहल पहल थी। हर चीज़ साफ साफ हंगामा देख रही थी। जैसे ही चेन जियांग वहां पहुंचा, उसने देखा कि जियो चौ ऊपरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था और चौक को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। जियाओ चोजू जियांग्युआन का पोता दामाद था और हरक्यूलियन देव जनजाति का एक अच्छा वंशज भी था। स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति साधारण नहीं थी। चलो वहां चलते हैं। चेन जियांग ने 5वीं मंजिल की ओर इशारा किया और तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। उसने कहा कि वह जियाओ चौ के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को ढूंढना चाहता था और उसे अंदर जाने देना चाहता था। बेटे, तुमने इसका आनंद लिया है न? चेन जियांग ने अपने गंजे सिर को थपथपाया और हंस दिया। जियो चोहू ने देखा कि चेन जियांग के साथ 2 और लोग भी आए थे। जब उसने 2 जाने पहचाने चेहरे देखे तो वह थोड़ा चौंक गया और तुरंत चिल्लाया, वरिष्ठ सफ़ेद बाघ, वरिष्ठ सिंदूर पक्षी। उस समय जब जियाओ चोहू ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में था, उसकी मुलाकात व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड से हुई थी। अच्छा बेटा, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सफ़ेद बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा। जेडेओ नाम का वह व्यक्ति निश्चित रूप से घमंडी है। उसने अभी अभी एक ही तलवार के वार से बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के 4 शिष्यों को मार डाला। अब बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के बुजुर्गों ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यह अजीब बात है कि हमारे सर्वोच्च दिव्य महल के बुजुर्ग अभी भी बाहर नहीं आए हैं। सर्वोच्च दिव्य महल के सभी बुजुर्ग म्यूचेन द्वारा एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे क्योंकि राजकुमार दिव्य शेरों ने आज कुछ कठोर शब्द कहे थे और उन्हें तैयारी करनी थी। बुजुर्ग सभी यहाँ एक बैठक में हैं। अगर यह बहुत बड़ा हंगामा नहीं होता तो शायद उन्हें हमारी तेजी से जाने की जानकारी नहीं होती, है न? कहीं जेडेओ को गंभीर चोट न लग जाए। इसके अलावा जेडेओ को पहले से ही 2 बुजुर्गों द्वारा सील कर दिया गया था और वह हिलने में असमर्थ थी। बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के बुजुर्गों ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत और सर्वोच्च दिव्य महल के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। चेन जियांग तुरंत टॉवर से नीचे उतरा और चौक में उतरा। उसने बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के बुजुर्ग पर चिल्लाया, आप उसे किस आधार पर पकड़ रहे हैं? बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वतीय बुजुर्ग को देखते हुए बैंगनी वस्त्र वाले डाकू को मारने से मिली यादें अचानक उसके दिमाग में उभर आईं। ये वह बुजुर्ग था जिसने बैंगनी वस्त्र वाले डाकू को उसे पकड़ने का आदेश दिया था। भले ही इस बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वत के बुजुर्ग को पता था कि वह चेन जियांग है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसके पास भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक और स्वर्गीय कीमिया है। उसने इन कुछ शिष्यों से कहा जो अक्सर बाहर लूटपाट करते थे कि वे चेन जियांग पर अधिक ध्यान दें और जब भी वे उससे मिले तो उसे दूर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि तुमने उसे हमारे बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वत के शिष्यों को मारते हुए नहीं देखा है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा सर्वोच्च दिव्य महल इतना शक्तिशाली है कि तुम उसे अपनी इच्छानुसार मार सकते हो। मैंने उसे केवल भागने से रोकने के लिए पकड़ा था। अपने सर्वोच्च दिव्य महल के बुजुर्गों और हॉल मास्टर्स के मेरे पास आने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का इंतजार करो। जब बुजुर्ग ने चेन जियांग का चेहरा देखा तो वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया।
ये वही व्यक्ति था जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था और अब वह उसके सामने था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1995। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1995। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। तारांकन तारांकन तारांकन। अभी अभी बुजुर्ग के हैरान करने वाले भाव को देखकर चेन जियांग को पता चल गया कि उसे पहचान लिया गया है। चेन जियांग ने पूछा, क्या आप पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन से हैं? बुजुर्ग ने बैंगनी रंग के कपड़े और बैंगनी लबादा पहना हुआ था। मैं पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन का बूतियानगुआंग गुआंग हूँ, जो पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन के बुजुर्गों में से एक है। आपके क्या सवाल हैं? बूतियानगुआंग ने जोर से चिल्लाते हुए आसपास के लोगों को बताया कि उसके पास जेडेओ को पकड़ने की योग्यता है। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, यदि मैं बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत का एक बुजुर्ग होता तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करता। वह इस बिंदु तक नहीं गया जिससे भीड़ ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कि उसने ऐसा क्यों कहा। बूतियानगुआंग ने भी उत्सुकता से पूछा, क्यों? चेन जियांग ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और जोर से कहा, क्योंकि आपके बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वत के शिष्य सभी बेहद क्रूर डाकू हैं। मेरे और मेरे इस वरिष्ठ भाई के खिलाफ एक बार साजिश रची गई थी और भगवान औषधीय खजाने की भूमि में हमें लूट लिया गया था। वह उनके हाथों नहीं मरा और आप, बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के एक बुजुर्ग के रूप में, अपने स्वयं के संप्रदाय को अनुशासित करने में असमर्थ हैं। ऐसे शिष्य, और फिर भी आप में ये कहने का साहस है कि आप बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के एक बुजुर्ग हैं। बकवास, वे पहले ही मर चुके हैं। तुम अभी भी उनका अपमान करना चाहते हो, और यह अनिर्णायक है। बूतियानगुआंग ने गुस्से से चारों ओर देखा और फिर चिल्लाया, सब लोग, सर्वोच्च दिव्य महल के शिष्यों को देखो। वे बहुत दूर चले गए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च दिव्य महल सुपर गॉड दायरे के लिए प्रतियोगिता का मेजबान था और यहाँ आने वाले शिष्यों का पहला समूह दूसरे गुटों से था। वे इस मामले के बारे में एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि प्रतियोगिता में कौन था। और जब उन्होंने देखा कि बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत को दुख से भरे चेहरे वाले शिष्य बुजुर्ग ने मार डाला था, तो उन्होंने सोचा कि सर्वोच्च दिव्य महल दूसरों को धमका रहा है। चेन जियांग को इस स्थिति का पहले से ही अनुमान था, इसलिए वह पहले से ही तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मोती निकाला। मूल रूप से अति सुंदर और सुंदर मन का अचानक एक सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने मन का हवा में फेंक दिया और यह बीच हवा में कुछ छवियों में फट गया। उन चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे बैंगनी वस्त्र पहने डाकुओं ने दूसरों के पीछे खड़े होकर दिव्य औषधि को खोजने का इंतजार किया था। उसके बाद उन्होंने उसका नरसंहार किया और उसे छीन लिया। ये देखकर सभी के सिर सुन्न हो गए क्योंकि इन बैंगनी वस्त्र पहने डाकुओं के तरीके बेहद क्रूर थे। दूसरों को भंडारण जादुई खजाने को सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए उन्होंने उन्हें यातना देने के लिए कई खूनी तरीकों का इस्तेमाल किया था। भीड़ की मूल राय बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के बारे में एक ही थी, लेकिन इन सभी लोगों को देखने के बाद वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। अन्य बलों के कुछ शिष्यों ने पहचान लिया कि यह उनका संप्रदाय था और वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा था। तुमने निश्चित रूप से यह खुद किया है। ये निश्चित रूप से असली नहीं है। बूतियानगुआंग अभी भी बहस कर रहा था क्योंकि उसने चेन जियांग की ओर इशारा किया और शाप दिया। इस समय एक आदमी बाहर आया और बोला, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी उसने स्वयं कल्पना की थी, क्योंकि मेरे रहस्यमयी स्वर्ग झील के 3 शिष्य मारे गए थे और यह कई साल पहले हुआ था। इन छवियों को बनाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना इन 3 शिष्यों को बनाना असंभव होगा जो हमारे रहस्यमय स्पिरिट हिल झील के समान हैं। मैं बस उत्सुक हूं कि वह ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे। ये किसी प्रकार की स्मृति लगती है। चेन जियांग ने डाकुओं की लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उनकी यादों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि हर कोई उसके बुरे कामों को देख सके। ये यादें कुछ ऐसी थीं जो चेन जियांग ने बहुत पहले प्राप्त की थीं और ऐसी नहीं थीं जिन्हें वह अब निकाल सकता था। बेशक वह ये नहीं कह सकता था कि उसने पहले किसी बैंगनी कपड़े वाले डाकू को मारा था क्योंकि इससे उसे झांसी की मौत की याद आती थी। जियाओ चौबी वहां आया और बूतियानगुआंग से कहा, जल्दी करो और उन्हें रिहा करो। इन डाकुओं ने पहले भी बहुत से लोगों को मारा है और उन्होंने हम में से बहुतों को मारने की हिम्मत भी की है। अब जब हमने उन्हें मार दिया है तो किसी और के लिए भी ऐसा करना सामान्य बात है। रहस्यमयी आकाश झील से पहले आए आदमी के चेहरे पर बर्फ की तरह ठंडक थी। एक बुजुर्ग के तौर पर आप शायद कुछ जानते होंगे, है न? ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर इन कमीनों को ऐसा करने दिया। बूतियानगुआंग सभी का आक्रोश देखकर शांत नहीं रह सका। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, जब वे पहली बार स्वर्गीय देव झील में प्रवेश कर रहे थे तो वे बहुत अच्छे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रोधित हो जाएंगे। मुझे उन पर बहुत भरोसा था। चेन जियांग ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे पता चला कि बुजुर्ग को बैंगनी कपड़े पहने डाकू की यादों से उनके बारे में पता था। इसके अलावा उसने उनसे कई लाभ भी प्राप्त किए ताकि वह उन्हें उजागर न करे। ये सही है।
इस बुजुर्ग को इसके बारे में बहुत पहले से पता था और उसने उनके साथ मिलीभगत भी की थी। ये सब मेरी यादों से है। चेन जियांग ने एक और मनका निकाला। ये देखकर बू तियानगुआंग चिंतित हो गया क्योंकि उसने इन शिष्यों के साथ बहुत सारा व्यापार किया था। अगर चेन जियांग ने पहले की तरह खूनी व्यापारिक लेन देन का दृश्य दिखाया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। बू तियानगुआंग को एहसास हुआ कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पहले से ही संयमित ज़ेडएओ को अपने सामने खड़ा किया और चिल्लाया, अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। ज़ेडएओ ने चेन जियांग से कहा, पुई बच्चे, बस इस कमीने को मार डालो और मेरी चिंता मत करो। चेन जियांग अभी भी आश्वस्त था क्योंकि व्हाइट टाइगर पहले ही उसके पीछे दिखाई दे चुका था। ज़ेडएओ ने यह भी देखा कि व्हाइट टाइगर से बहुत परिचित था क्योंकि व्हाइट टाइगर क्यूइशे का गुरु था और व्हाइट टाइगर क्यूइशे का दोस्त था। सफ़ेद बाघ ने अपना हाथ उठाया और अचानक काले धुएं की एक धार ज़ेडएओ और बू तियानगुआंग को घेर लिया। काला धुआं छटने के बाद बू तियानगुआंग आगे नहीं बढ़ सका। बू तियानगुआंग बहुत ही ईश्वरीय था, अन्यथा वह आसानी से ज़ेडएओ को दबा नहीं पाता। हालांकि जिस क्षण व्हाइट टाइगर ने हमला किया, बू तियानगुआंग अब हिलने में सक्षम नहीं था। उपस्थित लोगों में से अधिकांश युवा शिष्य थे। वे व्हाइट टाइगर की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे और वे ये भी बता सकते थे कि व्हाइट टाइगर कोई सर्वोच्च दिव्य महल का बुजुर्ग नहीं था। उन सभी ने इसके बारे में सुना था और उन सभी के शरीर पर एक बुजुर्ग का बैज लटका हुआ था। आप भी बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के एक बुजुर्ग हैं ना? चेन जियांग ने बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा। शुरू से आखिर तक बूढ़े ने एक भी शब्द नहीं बोला था। इस समय उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। वह सफ़ेद बाघ से पूरी तरह से डर गया था। क्या उसे कोई समस्या है? व्हाइट टाइगर ने पूछा। अगर है तो मैं उसे रास्ते में ही नियंत्रित कर लूंगा। नहीं, चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और ज़ेडएओ की ओर देखा। उसने देखा कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये बुजुर्ग वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, लेकिन बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत थे। यह एक बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत था जिसका चेन जियांग ने उल्लेख नहीं किया था, और वे अच्छे लोग भी नहीं थे। उनके दिव्य राष्ट्रों के साथ भी संबंध थे, यही वजह थी कि वे उसे पकड़ना चाहते थे। तलवार हॉल में एक बूढ़ा आदमी भी था जो उसे पकड़ना चाहता था और भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक हासिल करना चाहता था। अभी वह म्यू चेन या यी बिडोंग और दूसरों को इस मामले के बारे में बताने की योजना बना रहा था। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी सुप्रीम डिवाइन पैलेस में आया। चेन जियांग ने उसे यहाँ की सारी बातें बताईं, फिर वह ज़ेडएओ, व्हाइट टाइगर और बाकी लोगों को वापस दुकान पर ले आया। रास्ते में वे बहुत तेजी से आगे बढ़े। पहले जो कुछ हुआ था उसके कारण उन पर बहुत ध्यान दिया गया था और वे उस तरह का ध्यान नहीं पाना चाहते थे। दुकान में प्रवेश करते हुए जैसे ही चेन जियांग ने दरवाजा बंद किया, ज़ेडएओ, जो रास्ते में कुछ नहीं बोली थी, आखिरकार बोली, वरिष्ठ, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ होंगे। सफ़ेद बाघ ने हंसते हुए उसके कंधे को थपथपाया, बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए। तुम्हें 9 स्वर्गों की दुनिया को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम देवताओं के राज्य की ओर जा सको और फिर इस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार ढूंढ सको। चेन जियांग वास्तव में यहाँ लंबे समय से था और उसकी वर्तमान शक्ति भी मजबूत मानी जाती थी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि सर्वोच्च देवता के नीचे ज़ेडएओ की शक्ति को उच्चतम स्तर पर माना जा सकता है और ऐसा लगता है कि उसने दिव्य औषधि खजाने से लौटने के बाद एक सफलता हासिल की है, अन्यथा वह एक पल में बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के कुछ एम्पायरियन देवताओं को मारने में सक्षम नहीं होता। जियाओ चोऊ उसके पीछे नहीं गया। वह वहीं रुक गया और बूढ़े आदमी को सारी बात बता दी। धन्यवाद सीनियर, मुझे लगा कि उस दिन जब मैं तुमसे अलग हुआ था तो तुम भाई क्यूई को खोजने के लिए बीस्ट गॉड माउंटेन पर गए थे। चेन जियांग ने कहा, वे पहले ही 5वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। ज़ेडएओ ने कहा, पहले तो मैं जाने वाला था लेकिन अभी मैं क्यूशी की मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस मामले को छोड़ने का फैसला किया। महल की मालकिन, चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा। ज़ेडएओ ने अपना सिर हिलाया, हॉलमास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उस समय मैं इस सुपर गॉड दायरे में आया था क्योंकि मैं उनसे मिला था। भले ही मैं बॉक्सिंग हॉल का शिष्य हूं, लेकिन मैं बॉक्सिंग हॉल के महान हॉल मास्टर के साथ एक ही पक्ष में नहीं हूं। बॉक्सिंग हॉल के मास्टर और स्वॉर्ड हॉल के मास्टर सभी दिव्य राष्ट्रों से थे। ज़ेडएओ को कुछ पता लग रहा था, इसीलिए उसने ऐसे शब्द कहे। ज़ेडएओ, आपने हमेशा दुष्ट आत्मा बल की खेती की है, लेकिन आपने कभी भी दुष्ट दांव में कदम नहीं रखा है। ये घटना बहुत अजीब है। वर्मिलियन बर्ड ने कहा, ज़ेडएओ के शरीर से आने वाली बुरी शक्ति बेहद भयानक थी। हालांकि वह सच्चे भगवान की ताकत तक नहीं पहुंची थी, फिर भी वह कुछ सच्चे देवताओं को डराने में सक्षम थी। ज़ेडएओ ने हंसते हुए कहा, बुरी ऊर्जा बहुत मजबूत है और साधना भी बहुत आसान है। हालांकि उन्हें दबाना बहुत मुश्किल था। अगर वह उन्हें ठीक से नहीं दबाता तो वह बुराई में गिर जाएगा और उसकी आत्मा बुराई से सड़ जाएगी। उस समय आप बुरी ऊर्जा द्वारा हेरफेर किए जाएंगे।
यदि बुरी ऊर्जा एक चेतना विकसित करती है तो जिस क्षण आपकी आत्मा भस्म हो जाती है आप एक राक्षस बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शक्तिशाली बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए जब मैं बुरी ऊर्जा की खेती कर रहा हूं तो मैं अपने स्वयं के हृदय की भी खेती कर रहा हूं। जब तक मेरे पास एक मजबूत और ईमानदार हृदय है मैं बुरी ऊर्जा द्वारा नियंत्रित नहीं होऊंगा और मैं बुरी ऊर्जा को दबा भी सकता हूं और अपने उद्देश्यों के लिए शक्तिशाली बुरी ऊर्जा का उपयोग भी कर सकता हूं। और इस वजह से मैं जिस बुरी शक्ति को नियंत्रित करता हूं वह अन्य दुष्ट राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मेरी बुरी शक्ति में ईमानदार होने की शक्ति है। सफेद बाघ हंसा। जब दो परस्पर विरोधी ऊर्जाएं मिलती हैं तो ये हमेशा अप्रत्याशित शक्ति उत्पन्न करती है। हालांकि आपकी इस तरह की साधना पद्धति अभी भी खतरनाक है। एक बार जब आप इस पर नियंत्रण खो देते हैं तो आपको पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिल सकता है। ये फिर से मिलने का एक दुर्लभ अवसर था। चेन जियांग और अन्य लोग हॉल में रुके और देर रात तक बातचीत करते रहे, जबकि बाहर और भी ज्यादा चहल पहल बढ़ गई थी। ट्रांसमिटिंग स्क्वायर की ट्रांसमिशन सरणी बंद नहीं हुई और इसने लगातार अन्य बलों से शिष्यों को स्थानांतरित किया। सफेद बाघ और सिंदूरी पक्षी अस्थायी रूप से दुकान में रुके, जबकि ज़ेडएओ सर्वोच्च दिव्य महल में वापस चले गए। आज रात उसे कोई आराम नहीं मिला, इसलिए वह जल्दी सोने के लिए तैयार थी। इसके अलावा जब वह सोती थी तो उसका शरीर हमेशा की तरह नीले रंग के बादल छोड़ता था और चेन जियांग और फैंग यूजी ने सोचा कि वह शायद बड़ी हो रही है। तीन बू भाई आधी रात को चेहरे पर मुस्कान लिए वापस आए। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, कई शिष्य पहले से ही रीजनरेशन डैन के बारे में जानते हैं और वे इसे खरीदने के लिए यहाँ हैं। लेकिन वे केवल इतना जानते हैं कि केवल एक ही दुकान है जो रीजनरेशन डैन बेचती है। उस समय उन्हें इसके लिए बोली लगाने की भी आवश्यकता होगी, केवल प्रतिदिन 10 क्रिस्टल बेचेंगे। सबसे बूढ़ा गू हंसा। तो चलो आज से ही 100 बेचना शुरू करते हैं और फिर हम बाकी रीजनरेशन डैन को 50 प्रतिदिन की दर से बेचेंगे। चेन जियांग ने कहा, जब हम इन सैकड़ों रीजनरेशन डैन को बेच देंगे तो उन सभी को यहाँ रखने का कोई खास मूल्य नहीं रह जाएगा। इसके अलावा वे उन्हें उच्च कीमत पर नहीं बेच पाएंगे। 1,00,000 शेन युआन पत्थर की गोलियां महंगी मानी जाती थीं और कई शिष्य इतने सारे शेन युआन पत्थर नहीं निकाल सकते थे। उदाहरण के लिए जियो चोउ। हालांकि उसके पास अच्छी ताकत और पद था, लेकिन उसके पास केवल कुछ 100,000 शेन युआन पत्थर थे। इसलिए हालांकि हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में बहुत से शिष्य एकत्र हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो रीजनरेशन डैन को खरीद सकते थे। पहले दिन 100 गोलियां बेचने पर वह शायद उन सभी को बेचने में सक्षम न हो। तीन बू भाई रात भर यह खबर फैलाने के लिए निकल पड़े ताकि शहर के अधिकांश लोगों को पता चल जाए कि कल यहाँ 100 रीजनरेशन डैन बेचे जाएंगे और कीमत भी सस्ती है। सुबह सुबह शुई बिंगयान जाग चुकी थी। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक क्रिस्टल कैबिनेट है। पारदर्शी क्रिस्टल कैबिनेट के अंदर कई चमकदार रीजनरेशन डैन थे जो बड़े करीने से रखे गए थे। ये बेहद चमकदार था। दरवाजा खोलो। फैंग यूजी हंसा। सबसे बड़े गू ने दुकान का दरवाजा खोला और बाहर पहले से ही लोग खड़े थे। ये लोग बहुत शालीन कपड़े पहने हुए थे और काफी शक्तिशाली थे। वे सभी युवा थे। ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्जनन डैन हैं। वे पहली गोली की दुकान में पुनर्जनन डैन की तुलना में बहुत बेहतर हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस साथी के पुनर्जनन डैन को कुछ समय के लिए छिपा दिया गया था। सबसे पुराने गू ने लोगों के इस समूह को आमंत्रित किया और बोलना जारी रखा। हर कोई जानता है कि भले ही दिव्य गोलियां अच्छी तरह से संरक्षित हों, अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है तो इसका समग्र रूप से दिव्य गोलियों की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दुकान बहुत बड़ी थी। एक ऊंची जगह पर सिर्फ एक क्रिस्टल कैबिनेट रखी हुई थी, इसलिए अंदर आने वाले लोग उसके अंदर चमकते हुए रीजनरेशन डैन को साफ साफ देख सकते थे। सिर्फ उनकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता था कि ये रीजनरेशन डैन अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में बुरा नहीं है। गोली की दुकान नंबर 1 में न केवल पुनर्जनन डैन का निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे इसे बहुत अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। मूल रूप से वे उन्हें 1,500,000 शेन युआन पत्थर के लिए बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनमें से 100 आज यहाँ बेचे जाएंगे, उन्होंने कीमत 1,00,000 कम कर दी। अगर कीमत सही है तो मैं उनमें से 2 खरीदूंगा। इस पंखे को पकड़े हुए एक सुंदर आदमी ने कहा। जब थ्री गू ब्रदर्स विज्ञापन देने निकले तो उन्होंने यह नहीं बताया कि कीमत क्या है, उन्होंने केवल इतना कहा कि यह सस्ता है। 1,000,000 शेन युआन पत्थर की गोलियां। जब फैंग यूजी ने यह कहा तो सभी दंग रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए। उन्हें यकीन था कि उन्होंने गलत नहीं सुना है, इसलिए वे जल्दी से कहने लगे कि वे जितनी ज्यादा हो सके उतनी खरीदना चाहते हैं। सभी को हिस्सा मिले, इसके लिए फैंग यूजी ने सभी को केवल एक गोली खरीदने की अनुमति दी। जल्द ही उसने उनमें से 60 बेच दिए। सब लोग अभी मत जाओ, उनके रीजनरेशन डैन के साथ कोई समस्या है। अचानक एक लंबा और मजबूत व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया। आवाज सुनकर तीनों गू भाइयों ने भौहें सिकोड़ लीं। सबसे बड़े गू ने ठंडे स्वर में कहा, हॉल मास्टर, बकवास मत करो।
मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने ये स्पष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें एक गेंद की तरह गूंथकर बाहर फेंक दूंगा। पहला डैन हॉल भी बहुत प्रसिद्ध था और मौजूद हॉल मास्टर लुओ त्यानजुन के समान ही था। वे दोनों बेहद उत्कृष्ट पिल देवता थे। इस बार हॉल मास्टर ने कहा कि रीजनरेशन डैन के साथ एक समस्या थी। इससे जिन लोगों ने अभी अभी रीजनरेशन डैन खरीदा था उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे जा रहे हैं। लियांग गावई, आपको उन शब्दों को कहने के लिए जिम्मेदार होना होगा। जब सबसे बुजुर्ग गू ने देखा कि भीड़ उसे वापस आने के लिए चिल्ला रही है तो वह जोर से चिल्लाया। लियांग गावई पहले डैन हॉल के हॉल मास्टर थे, इसलिए उनके शब्द स्पष्ट रूप से बहुत आधिकारिक थे। इसलिए उन सभी लोगों को संदेह था कि पुनर्जनन डैन के साथ कोई समस्या थी। आप लोग इतने कम समय में इतने सारे रीजनरेशन डैन बनाने में सक्षम थे और उनकी गुणवत्ता भी शीर्ष पायदान पर है। ये निश्चित रूप से असंभव है, इसलिए कोई समस्या होनी चाहिए। आपने इन रीजनरेशन डैन के साथ कुछ किया होगा, लियांग गाओई ने निश्चितता के साथ कहा। उसने सोचा कि अगर कुछ असंभव हुआ तो वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, यही वजह है कि उसने ऐसा कहा। सबसे बूढ़ा गो घबरा गया। ये लियांग गाओई सुपर गॉड दायरे में एक प्रसिद्ध कीमियागर था। अगर उसने अब ऐसा कुछ कहा तो वह स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता को बर्बाद करने के लिए यहाँ आया था। फैंग यूजी वास्तव में बहुत शांत थी। उसने धीरे से पूछा, हॉल मास्टर लियांग, फिर आप कैसे चाहते हैं कि हम साबित करें कि इस पुनर्जनन डैन के साथ कोई समस्या नहीं है? हम खुद को साबित करने के लिए शेष 40 छर्रों में से 10 पुनर्जनन डैन निकालने को तैयार हैं। चेन जियांग ने किनारे से देखा। फैंग यूजी भी ल्यू किलियन जैसा ही था। इस तरह की चीज़ों से निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन सबसे बड़े गो और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से अधिक हिंसक तरीका पसंद किया। सबसे बड़े गू ने अभी अभी लियांग गोयाई को मौखिक रूप से धमकी दी थी, लेकिन लियांग गोयाई ने उसका तरीका नहीं अपनाया। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे साबित किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पुनर्जनन डैन के साथ कोई समस्या है। लियांग गाओई के शब्दों ने तुरंत सबसे बूढ़े गू को उछलकर गिरा दिया और उसकी मुट्ठी टूट गई। तुम स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो। सबसे बड़े गू की मुट्ठी के प्रहार के बाद उसे लियांग गाओई ने मजबूती से पकड़ लिया। यद्यपि लियांग गाओई बूढ़ा था, फिर भी वह लंबा और मजबूत था। कदकाठी से बूढ़ा गू कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। बूढ़े लियांग, अगर तुम मुझे ये बात स्पष्ट रूप से नहीं समझाओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम आज ही घर वापस चले जाओगे। दरवाजे के बाहर से लुओ त्यानजुन की आवाज़ सुनाई दी। वह अभी भी पहले जैसा ही था, उसे ऐसी किसी धमकी का बिल्कुल भी डर नहीं था। इससे पहले चेन जियांग ने सबसे बुजुर्ग गू से सुना था कि हॉल 10 को नंबर 1 रैंक नहीं मिलने का कारण ये था कि लुओ त्यानजुन उससे हार गया था, और वह भी उससे। जब तक वह मेरी दवा का उपयोग करके मौके पर ही बर्तन नहीं बना सकता, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। लियांग गाओई ने दरवाजे पर खड़े लुओ त्यानजुन को देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। बूढ़े लुओ, 100 साल बीत चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आप अब मुझे हरा सकते हैं? लियांग गाओई ने एक बॉक्स निकाला, फैंग यूजी और चेन जियांग को देखा और कहा, मुझे याद है कि रीजनरेशन डैन को एक महिला ने बनाया था। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में इस छोटी लड़की ने ही इसे परिष्कृत किया था। मैं हॉल मास्टर लियांग के संदेह को दूर करने के लिए मौके पर ही गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत करने के लिए तैयार हूँ। जब तक लियांग गाओई की दवा का उपयोग किया जाता है तब तक निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जिन लोगों ने मूल रूप से सामान वापस करने की योजना बनाई थी, उन्होंने परिणामों पर एक नज़र डालने का फैसला किया। लुओ त्यानजुन ने कहा, बूढ़े लियांग, आप एक युवक को ठगने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर वह वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकती है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और पुनर्जनन दान भी उनका होगा। लियांग गाओई ने एक गोली भट्टी निकाली और कहा, न केवल मुझे अपनी सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है, बल्कि मुझे अपनी गोली भट्टी का भी उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर वह वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकती है तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। जब चेन जियांग ने गोली की भट्टी देखी तो उसे लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह बाहर खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं इस भट्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसे किसी और चीज़ से बदल दें। यह नहीं चलेगा। अगर मैं आपके द्वारा तैयार की गई गोली भट्टी का उपयोग करता हूं तो मुझे डर है कि आप अंदर की गोली भट्टी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। लियांग गाओई हंसे, अगर आप लोगों को चिंता है कि मैं कुछ करूंगा तो मैं अन्य हॉल मास्टर से आप सभी के लिए एक तैयार करवाऊंगा। लुओ त्यानजुन ने गोली की भट्टी ली, उसे देखा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, उसे टुकड़ों में बदल दिया। ये टूटी हुई गोली की भट्टी क्या बना सकती है? बूढ़े लियांग, अगर तुम परेशानी पैदा करना जारी रखते हो तो मैं वास्तव में क्रोधित हो जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा, मैं इसे परिष्कृत क्यों नहीं करता? मुझे गोली भट्टी की जरूरत नहीं है। वह बिना गोली भट्टी के कैसे परिष्कृत कर सकता था? यहाँ तक कि लुओ त्यानजुन को भी लगा कि यह कुछ हद तक असंभव था। आखिरकार जोंगपिन डैन को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था, और अगर यह कोई अन्य निम्न स्तरीय पवित्र छर्रे होते तो उन्हें खेलने के लिए अपनी गोली भट्टियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है,
चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो चलो शुरू करते हैं। लियांग गाओई ने हंसते हुए चेन जियांग को जेड बॉक्स सौंप दिया। चेन जियांग ने उसे उठाया और खोला। तुरंत उसने डांटा, लियांग गाओई, तुम कमीने। हॉल मास्टर, इसे भूल जाओ, मैं इसे परिष्कृत कर सकता हूँ। जैसे ही चेन जियांग ने औषधीय जड़ी बूटियों जैसी उन घास को देखा, हालांकि वह थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। बिना गोली भट्टी का उपयोग किए औषधीय अवयवों का कचरा पुनर्जनन डैन को कैसे परिष्कृत कर सकता है? यह इस समय था जब लुओ त्यानजुन को अचानक याद आया कि चेन जियांग स्वर्गीय कीमिया में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए वह इस समय कितना आश्वस्त था। उसके पास निश्चित रूप से इस समस्या को हल करने का एक तरीका था। फैंग यूजी एक तरफ हट गईं। जब उन्होंने जड़ी बूटियों को देखा तो वह भी भौचक्की रह गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि भले ही वह एक अच्छी गोली भट्टी का उपयोग करें, लेकिन इसे एक गोली में परिष्कृत करना असंभव होगा। गोली भट्टी का उपयोग न करना तो दूर की बात है। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग को कई बार गोलियां बनाते हुए देखा था, इसलिए वह पहले से ही इस स्थिति से बहुत परिचित था। वह सिर्फ एक तरफ से मुस्कुराकर देख सकता था, लेकिन वर्मिलियन बर्ड ने शायद ही कभी चेन जियांग को सार्वजनिक रूप से गोलियां बनाते हुए देखा हो। वर्मिलियन बर्ड का सबसे मजबूत पहलू उसकी ज्वाला थी, इसलिए वह आमतौर पर कुछ गोलियां परिष्कृत कर सकती थी और उसे गोली परिष्कृत करने की अच्छी समझ थी। चेन जियांग ने केवल कुछ दिव्य दवाएं निकालीं, जिनकी आवश्यकता पुनर्जनन दान ने उसे बताई थी। फिर उसने जेड बॉक्स को लियांग गाओई को वापस कर दिया। क्या है, क्या आपको शांगपिन पवित्र दान की आवश्यकता नहीं है? लियांग गाओई पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वह चेन जियांग के चेहरे पर गंभीर भाव के कारण और नहीं हंस सका। झोंगपिन डैन को परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए उसे शांगपिन पवित्र डैन की आवश्यकता नहीं थी। यदि यह वास्तव में मामला था, तो कम समय में बड़ी संख्या में पुनर्जनन डैन को परिष्कृत करना संभव था। कई सालों से कई पिल देवताओं ने अपने प्रयासों में सहायता के लिए अन्य गोलियों की आवश्यकता से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न चीजों की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से अधिकांश विफल रहे। बेशक सफल पिल देवता थे, लेकिन उन्हें केवल एक हाथ पर गिना जा सकता था। इसके अलावा वे सभी दिव्य राष्ट्रों के शीर्ष पर थे। जियाओ चोउ भी आया। वह जल्दी से अंदर गया क्योंकि उसे चेन जियांग को गोलियां बनाते देखना पसंद था, खासकर उस तरह की अद्भुत विधि। जो लोग चेन जियांग से परिचित थे उन्होंने पहले भी देखा था कि वह बिना कड़ाई के गोलियां कैसे बनाता था, लेकिन फिर भी वे देखना चाहते थे। चेन जियांग ने अपनी हथेली खोली और सभी मुरझाई हुई दिव्य औषधियां उनके ऊपर बड़े करीने से रखी हुई थीं। उसका हाथ अचानक चांदी के जैड की तरह सफ़ेद हो गया, और जैसे ही सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे, उसके चांदी के जैड जैसे हाथ ने चांदी की च्वांगज़ाओ आग छोड़ी, जिसने दिव्य औषधियों को उसकी हथेली के ऊपर लपेट दिया। अतीत में जब चेन जियांग ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी गोली भट्टी का उपयोग नहीं किया था, तो उसने एक अदृश्य जादू विधि भट्टी जारी की थी। लेकिन अब वह सीधे अपनी हथेली पर एक दिव्य गोली को परिष्कृत कर रहा था। खास तौर पर लुओ त्यानजुन और लियांग गाओई जैसे उच्च स्तरीय कीमिया देवताओं के लिए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि झोंगपिन डैन को परिष्कृत करना बच्चों का खेल नहीं था। भले ही वे इसे परिष्कृत करना चाहते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता की गारंटी के लिए उन्हें सफल होने के लिए सावधान रहना होगा। हालांकि जब चेन जियांग शोधन कर रहा था, तो न केवल उसे शांगपिन पवित्र दान की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे गोली भट्टी की भी आवश्यकता नहीं थी। चेन जियांग की हथेली चांदी की हो गई। हालांकि चांदी की लौ जोर से जल रही थी, लेकिन उसमें से कोई गर्मी नहीं निकल रही थी। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कुछ समय तक भस्म होने के बाद चांदी की लौ के अंदर की बहुत ही घटिया दिव्य औषधि सड़े हुए खरपतवार की तरह जीवंत हो गई थी। न केवल ये जली नहीं थी, बल्कि यह और भी बेहतर तरीके से जल रही थी। ये बस बहुत अजीब था। अपने हाथ की हथेली पर गोलियां बनाना पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन चेन जियांग अभी भी ऐसी मरती हुई दिव्य दवा को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। चेन जियांग की ज्वाला एक च्वांगजाओ अग्नि थी, और यह जीवित वध विधि द्वारा उत्पन्न ज्वालाओं पर आधारित थी। इसे नष्ट किया जा सकता था, लेकिन इसे बनाया भी जा सकता था। लियांग गाओई ने भौहें से कुर्नी, उसने पलकें भी नहीं झपकाईं, जबकि वह हैरान था। वह ये भी सोच रहा था कि चेन जियांग ने ऐसी चमत्कारी तकनीक को उजागर करने में सक्षम होने के लिए क्या तरीका अपनाया होगा। कुछ ही समय में वे दिव्य औषधियां जो पहले घास की तरह पीली थीं, अब अपनी उच्चतम गुणवत्ता पर पहुंच गई थीं। वे चमकीली और रंगीन थीं, और चेन जियांग की शुद्ध चांदी की हथेली धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। उससे निकलने वाली चांदी की लपटें अब उतनी तीव्र नहीं थीं। यह अभी च्वांगजाओ आग की चरम अवस्था थी। अब उसने दिव्य औषधि जलाना शुरू कर दिया था, और यह भी उसके हाथ की हथेली पर हो गया था। बड़े हॉल में चेन जियांग ने अपनी हथेलियों को फैलाकर अपने हाथों को ऊपर उठाया, जिससे एक हल्की लाल हरी चमक निकली। ये बहुरंगी चमक शरारती ढंग से चांदी की लपटों से बाहर निकली और एक शरारती आत्मा की तरह चांदी की लपटों के बाहर भटक गई। यद्यपि चेन जियांग ने इसे अपनी हथेली के ऊपर परिष्कृत कर लिया था, फिर भी एक अदृश्य अवरोध ने उसकी हथेली को सील कर दिया था ताकि लपटें और औषधि आभा बाहर न निकल सकें।
झोंकपिन दान को परिष्कृत करने में कठिनाई सम्लन प्रक्रिया के दौरान थी। यदि कुछ दिव्य औषधियों के आंतरिक भाग एक समान नहीं थे तो कमजोर लोगों को विस्फोट के बिंदु तक निचोड़ा जाएगा और उनके विस्फोट होने के बाद अन्य आत्मा रक्त भी विस्फोट हो जाएगा। अंत में एक मजबूत विस्फोटक बल होगा, इसलिए उन्हें संतुलन प्राप्त करने के लिए कमजोर लोगों को मजबूत करने के लिए शांगपिन पवित्र दान की मदद की आवश्यकता थी। चेन जियांग को शांगपिन पवित्र दान की आवश्यकता नहीं थी। वह आत्मा को मजबूत बनाने की तकनीक का उपयोग करके सीधे आत्मा के रक्त को मजबूत कर सकता था जिसमें दिव्य औषधि थी। इस तरह न केवल उसे शांगपिन पवित्र दान की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह आत्मा के रक्त को भी जल्दी से मजबूत कर सकता था और दिव्य औषधि की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा सकता था। इससे उसकी गति तेज हो जाएगी, गुणवत्ता अधिक होगी और वह अधिक गोलियां भी बना सकता था। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। इस दौरान हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा था। बहुत से लोग चेन जियांग की हथेली पर दिव्य औषधि को घूर रहे थे। दिव्य औषधि से निकलने वाली रोशनी तेज होती जा रही थी, चांदी की लपटों से बाहर निकलकर लोगों की आंखों में चुभ रही थी। जब चेन जियांग ने देखा कि कई दिव्य औषधियों का आत्मा रक्त एक समान स्तर पर पहुंच गया था तो उसने सभी आत्मा रक्त को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। विलय के क्षण में चांदी की लौ फटने लगी। एक शक्तिशाली बहुरंगी रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई और कई लोगों के पास अपने हाथों से प्रकाश को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ त्यानजुन और लियांग गाओई पहले से ही अपनी आंखें खोलकर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि इसमें क्या खास बात है, क्योंकि चेन जियांग के शोधन कौशल बहुत ही आश्चर्यजनक थे। विलय के क्षण में जो प्रकाश आभा फूटी वह एक क्षण तक रही, फिर धीरे धीरे कमजोर हो गई। हालांकि चेन जियांग की हथेली के ऊपर की प्रकाश आभा अभी भी एक मजबूत प्रकाश आभा जारी कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में एक रंगीन खजाना मोती पकड़ रखा हो। मूलतः उसके हाथों में अनेक दिव्य औषधियां थीं, किंतु भस्म होने के बाद वे धीरे धीरे सिकुड़कर धुंध के एक छोटे गोले में बदल गईं। चांदी की लपटें पहले से ही कमजोर पड़ने लगी थीं और पहले से ही बाद के चरणों में पहुंच गई थीं। हालांकि यहाँ कई बाहरी लोग थे, वे सभी मजे से देख रहे थे और इस समय रीजनरेशन डैन खरीदने वाले लोग गुप्त रूप से राहत महसूस कर रहे थे। कम से कम वे लियांग गाओई के शब्दों से प्रभावित नहीं थे। अभी सभी ने चेन जियांग को लियांग गाओई के समान अस्तित्व के रूप में देखा और उन्होंने ये भी सोचा कि चेन जियांग लियांग गाओई जैसे कीमियागरों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल चेन जियांग अपनी हथेलियों पर गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि वह मुरझाई हुई दिव्य दवा को पुनर्जीवित करने के लिए एक रहस्यमय विधि का उपयोग भी कर सकता था। लुओ त्यानजुन और लियांग गाओई, ये 2 कीमियागर जो इस विधि से बहुत परिचित थे, दोनों आश्चर्यचकित थे क्योंकि चेन जियांग की शोधन गति बहुत तेज थी। यह एक झोंकपिन डैन था। इसके अलावा केवल 2 घंटे ही हुए थे और वह पहले ही बाद के चरणों में पहुंच चुका था। यही कारण था कि वह इतना अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम था। वह खुद भी स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करता है तो जब तक वह गोलियों को परिष्कृत करने का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक वह बहुत थक जाएगा। उसे ठीक होने में सक्षम होने से पहले कम से कम 1 या 2 घंटे आराम करने की आवश्यकता होगी। उसने ऐसा लियांग गाओई को अपने दिल की गहराई से आश्वस्त करने के लिए किया और साथ ही दुकान के लिए प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि 9 स्वर्ग दुनिया और सुपर गॉड दायरे के विलय के बाद ये बहुत संभावना थी कि हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी पूरे शहर में नंबर 1 शहर बन जाएगा। जब दुकान को बेचने का समय आया तो लव किलियन और अन्य लोग भी शामिल हो गए और वहां और भी अधिक प्रकार के पवित्र छर्रे और दिव्य गोलियां होंगी। बड़ी संख्या में शेन युआन पत्थर इकट्ठा करेंगे ताकि वे अपनी शक्तियों को विकसित करने में सक्षम हो सकें। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी, उसने नाक सिकुड़ी और देखा कि हल्के पीले रंग का कोहरा अचानक 7 भागों में विभाजित हो गया था। ये देखकर कि वे 7 भागों में विभाजित हो गए थे, 2 बूढ़े देवगोलियां लुओ त्यानजुन और लियांग गाओई कांप उठे। यह विचार उनके दिमाग से निकल गया और इस तीव्र झटके ने लगभग उनका संतुलन खो दिया। केवल औषधीय तत्वों की मदद से चेन जियांग वास्तव में 7 पुनर्जनन दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। केवल उनके जैसे एक गोली देवता ही समझ सकते थे कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि यह असंभव नहीं था, फिर भी साधना के ऐसे स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था। 3 बू ब्रदर्स भी हैरान थे। उनके दिलों को धक्का लगा, लेकिन साथ ही उन्हें एक बड़ा झटका भी लगा। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए क्योंकि वे जानते थे कि दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना आसान नहीं था। 2 का उत्पादन पहले से ही बहुत दुर्लभ था, 7 की तो बात ही छोड़िए। अब सभी को समझ में आ गया कि चेन जियांग के पास बेचने के लिए इतने सारे रीजनरेशन डैन क्यों थे, क्योंकि चेन जियांग ने बीन्स लगाने से भी ज्यादा तेजी से रीजनरेशन डैन को परिष्कृत किया था। गोली को संघनित करने की प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। चेन जियांग को इसे पूरा करने में 1 घंटा लगा और इस समय 7 उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्जनन डैन उसकी हथेली के ऊपर तैर रहे थे, जिन्हें उसने एक जेड केस में डाल दिया। ये पूरा हो चुका है। रीजनरेशन डैन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को सभी ने देखा है। हमारे रीजनरेशन डैन में कोई समस्या नहीं है।
चेन जियांग ने 7 रीजनरेशन डैन की गोलियां लियांग गाओई को सौंप दी, लेकिन लियांग गाओई ने अभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। चेन जियांग को इसे आगे बढ़ाते हुए देखकर उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और इसे ले लिया। लियांग गाओई को पहले से ही अपने दिल में यकीन था, ये 7 रीजनरेशन डैन उसकी दुकान में मौजूद डैन से कहीं बेहतर थे और वह रीजनरेशन डैन में से सिर्फ 1 या 2 का ही इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए चेन जियांग के 7 डैन पहले से ही उसके मुकाबले ज़्यादा मजबूत थे। आपकी दुकान का रीजनरेशन डैन ठीक है, मैं बस पागल हो रहा था, क्षमा करें, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। लियांग गाओई ने आह भरी, उसका रवैया भी बहुत अच्छा था। लुओ त्यानजुन ने ये देखा तो वह हंसा, बूढ़े लियांग, क्या आप स्मारिका के रूप में एक गोली खरीदना चाहते हैं? ये गोली भट्टी किसी भट्टी का उपयोग करके गढ़ने के लिए नहीं है और इसकी गति भी बहुत तेज़ है। चेन जियांग के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था और एक नज़र में ही वह बता सकता था कि यह सब गोलियों के सेवन के कारण हुआ था। जैसी कि उम्मीद थी, लियांग गाओई ने एक रीजनरेशन डैन खरीदा। उसके जाने के बाद शो देख रहे सभी लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े और चेन जियांग आराम करने के लिए वापस चला गया। चेन जियांग हॉल में बैठा था। शुई बिंग्यान ने अपने जैद हाथों से जो ठंडी हवा छोड़ रहे थे उसकी मालिश की और ठंडी हवा के निशान उसके शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसे बहुत आराम मिला। व्हाइट टाइगर ने कहा, पहले आप बहुत शांत स्वभाव के दिखते थे, लेकिन अब आप अचानक बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं। यह उचित नहीं है ना? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे लंबे समय से दिव्य राष्ट्रों द्वारा लक्षित किया गया है और डरने की कोई बात नहीं है। अब मुझे जो करने की ज़रूरत है वह एक अच्छी नींव रखना है और अधिक शेन युआन पत्थर अर्जित करना है, और मैं निश्चित रूप से भविष्य में उपयोग करूंगा। सिंदूरी पक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या इसलिए कि हम सामने आ गए हैं? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम डिवाइन पैलेस में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जिन्हें मैं शामिल कर सकता हूं। अगर मेरे साथ वास्तव में कुछ होता है तो मेरे हॉल मास्टर निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। चेन जियांग को इस बात का पूरा यकीन था, इसलिए उसने लुओ त्यानजुन को दाओ हॉटस्टोन देने का मौका खोजने का फैसला किया। पिछली बार जब उसे पता चला कि राजकुमार दिव्य शेर उसे पकड़ने जा रहे हैं तो लुओ त्यानजुन बेहद क्रोधित हुआ और तुरंत उसे पकड़ने के लिए राजकुमार दिव्य शेरों को खोजने चला गया। लुओ त्यानजुन और ओल्डे आयरन कॉक उस समय काफी मजबूत थे। अगर दिव्य राष्ट्र वास्तव में उस पर हमला करना चाहते थे, जब तक वे गुप्त रूप से उसकी मदद करते, चेन जियांग का मानना था कि वह भागने में सक्षम होगा। बेशक, यदि दिव्य राष्ट्र अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजते हैं तो भले ही महल का स्वामी स्वयं कार्रवाई करे, वह विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी की एक सड़क पर जेडेओ ठंडे चेहरे के साथ तेजी से चल रहा था। वह सुबह से ही चेन जियांग की दुकान के मामले के बारे में जानता था और अब उसे पता चला कि चेन जियांग की सबसे मजबूत चीज़ वास्तव में गोली शोधन थी, न कि अन्य तरीके। पिछली बार जब उसने और चेन जियांग ने दिव्य औषधि खजाना क्षेत्र में एक साथ काम किया था तो उसने केवल यही सोचा था कि चेन जियांग की अंतरिक्ष का उपयोग करने की क्षमता बहुत मजबूत थी, और उसने सोचा कि चेन जियांग ने फैंग यूजी की मदद करने के लिए दिव्य दवाएं एकत्र की थीं। जैसे ही जेडेओ इस बारे में सोच रहा था, उसे अचानक लगा कि कोई तेजी से उसकी ओर आ रहा है। हवा का एक हल्का झोंका उसके सिर के पिछले हिस्से से टकराया और फिर उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हुआ। किसी ने वास्तव में सड़क पर ही उसके सिर पर चोट मारी थी। हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी जैसी जगह में अत्यधिक सतर्कता की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ किसी पर घात लगाया जाता तो वह निश्चित रूप से डिवाइन सिटी से बाहर नहीं निकल पाता, और उन बुजुर्गों ने पहले ही अपनी बैठकें कर ली होती। खास तौर पर उस समय के दौरान जब डिवाइन सिटी चल रही थी, वे डिवाइन सिटी का सख्ती से प्रबंधन करते थे और निश्चित रूप से किसी भी तरह के छिपे हुए हमले की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन अब जेडेओ पर घात लगाकर हमला किया गया और उसके सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारे गए। जेडेओ ने अचानक अपना शरीर घुमाया। वह गुस्से में था और जानलेवा था, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसके दिल का गुस्सा तुरंत दूर हो गया। वह बहुत सुंदर था, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, और यह आदमी जियांग शेंग था। वह क्यूशी का अच्छा दोस्त था और 9 स्वर्ग दुनिया का लोहार भी था। बूढ़ी जी, बहुत दिनों से नहीं मिली। तुम वाकई ऐसी ही जगह पर आए हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गई हो और तुमने बहुत अच्छा काम भी किया है। जियांग शेंग हंसा। बूढ़े जियांग, तुम वास्तव में नहीं मरे। जेडेओ ने उस जगह को छुआ जहां उसे पहले मारा गया था और जोर से हंसा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वर्ग मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को जीवित रहने देना चाहता है। जियांग शेंग भी सुपर गॉड दायरे में आ चुका था और वह इसके बीच में था। जेडेओ ने कहा, चलो चेन जियांग को ढूंढते हैं। तुम्हें इस बदमाश को जानना चाहिए, इसने मुझे तुम्हारे और क्यूशे के बारे में पहले ही बता दिया था। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, बेशक मुझे पता है, मैंने उसे राख में बदल जाने के बाद भी पहचान लिया था।
अब वह बहुत शक्तिशाली होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा आदमी वास्तव में उसे जानता होगा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले भी उसकी मदद मिली है। वे दोनों खुशी खुशी दुकान की ओर चल पड़े और जैसे ही जियांग शेंग अंदर दाखिल हुआ उसने फैंग यूजी को देखा। जब फैंग यूजी ने उसे देखा तो वह चिल्लाई, बूढ़े जियांग, तुम भी यहाँ क्यों हो? जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है, इस तरह की जगह में इतनी बड़ी दुकान होने के कारण चेन जियांग चाहे जहाँ भी जाए वह हमेशा अच्छी तरह से घुल मिल कर रह पाएगा। ऐसा लगता है कि आप नौ स्वर्ग की देवी पहले से ही उसके साथ घुल मिल गई हैं। फैंग यूजी का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और उसने मजाक में डांटा, तुम अभी भी वही हो, तुम्हारा मुंह हमेशा इतना सस्ता रहता है। छोटा दानव 5वीं मंजिल पर है, जबकि 2 वरिष्ठ व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड भी वहीं हैं। आज सभी 100 रीजनरेशन डैन बेचने के बाद फैंग यूजी ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और ZAO और जियांग शेंग के साथ चला गया। चेन जियांग और व्हाइट टाइगर वर्मिलियन बर्ड बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने अचानक जियांग शेंग की दयनीय हंसी सुनी। बड़ी सफ़ेद बिल्ली, तुम्हारा दिन शुभ हो। मैंने सुना है कि तुम और फ्लेमिंग बर्ड पहले ही साथ साथ चले गए हो। तुम कब एक बच्चे को जन्म देने वाली हो? जब जियांग शेंग ने वर्मिलियन बर्ड के जैद चेहरे को हत्या के इरादे से भरा हुआ देखा तो उसने तुरंत अपने मुंह से वो शब्द निकाल लिए जो वो कहने वाला था। थोड़ी देर बाद वह हंसा, बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम सब पहले से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहे हो। सफ़ेद बाघ हंसा, बूढ़े जियांग, कौन सी हवा तुम्हें इस सुपर गॉड दायरे में ले आए? मैंने सुना है कि 9 स्वर्गों की दुनिया ने पहले ही देवताओं के दायरे को निगल लिया है, लेकिन इस सुपर गॉड दायरे में आना आसान नहीं होना चाहिए। जियांग शेंग एक बड़ी और बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठा था। उसने चेन जियांग की ओर देखा और फिर शुई बिंग्यान की ओर देखा जो उसे मालिश दे रहा था। नमस्कार सीनियर जियांग तो, शुई बिंग्यान ने धीरे से चिल्लाकर कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि जियांग शेंग का नाम जियांग तो है। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बदमाश चाहे जहां भी जाए वह हमेशा ऐसी महान सुंदरता को खोजने में सक्षम होगा। जियांग शेंग हंसा, फिर सफ़ेद बाघ की ओर देखा और कहा, अभी कोई और ईश्वरीय क्षेत्र नहीं है। 9 स्वर्ग दुनिया सबसे मजबूत है और हमारे पास 9 स्वर्ग दुनिया में प्रभाव का एक बड़ा क्षेत्र भी है। चेन जियांग ने पूछा, वरिष्ठ जियांग, अभी तो आपको भगवान हो जाना चाहिए था, है न? विकास की इस तरह की गति बहुत अविश्वसनीय है। क्या आप अभी तक देवताओं के दायरे में चले गए हैं? जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, क्या आप भी एक छोटे देवता नहीं हैं? हम इतनी तेजी से बढ़ सकते हैं इसका कारण आपके ड्रैगन वशीकरण स्कूल पर ड्रैगन नस है। ड्रैगन नस को तब जब्त कर लिया गया था, लेकिन ड्रैगन वशीकरण स्कूल अब नहीं है। 9 स्वर्ग स्कूल का प्रभारी आपके कुत्ते मित्रों का समूह है। मैं वहां एक बुजुर्ग बनने में सक्षम होने के लिए सम्मानित हूं। जैसे जैसे 9 स्वर्ग दुनिया तेज गति से बढ़ती है, ड्रैगन नस द्वारा जारी ऊर्जा भी बेहद चौंकाने वाली होती है। हम तेज गति से खेती भी कर सकते हैं। ये जानने के बाद कि युन शियाओदो, झूरोंग और अन्य लोग वर्तमान में उस ड्रैगन नस को नियंत्रित कर रहे थे, चेन जियांग मन ही मन खुश था। वह वास्तव में अभी वापस लौटना चाहता था। चेन जियांग को जियांग शेंग से अपने पूर्व छोटे दोस्त के बारे में खबर मिली थी। हालांकि वह खुश था, लेकिन वह बहुत चिंतित भी था, क्योंकि उस समय अगर 9 देवताओं का राष्ट्र 9 स्वर्ग दुनिया का प्रभारी होने जा रहा था तो वह निश्चित रूप से 9 स्वर्ग दुनिया में मजबूत ताकतों को शुद्ध करेगा। और यू शियाओदाओ और बाकी लोग निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जब ऐसा हुआ तो यह निश्चित रूप से एक और खूनी लड़ाई होगी। किलियन और बाकी लोग कहाँ हैं? फैंग यूजी ने स्थिरता से पूछा, क्या आपके पास उनके बारे में कोई खबर है? मेरे पास भगवान के राज्य में लौटने के लिए एक मार्ग था, लेकिन किसी तरह इसे अवरुद्ध कर दिया गया था। वे लड़कियां अब ठीक हैं, उन्होंने दूसरे ड्रैगन नस पर कब्जा कर लिया है, जो आपकी दिव्य कब्र है। हालांकि वे वहां गुप्त रूप से विकसित हो रही हैं। वे 9 स्वर्ग दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। जियांग शेंग ने कहा, 9 स्वर्ग दुनिया और देवताओं के दायरे में मूल रूप से एक मार्ग था जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, यानी सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र जो देवताओं के दायरे तक ले जा सकता है। उस समय लड़कियों का ये समूह सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र के समान मार्ग से 9 स्वर्ग दुनिया में लौटने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह। सफ़ेद बाघ ने कहा, ऐसा लगता है कि सुपर गॉड रियल्म का समय 9 स्वर्ग दुनिया से अलग है। ये बहुत लंबा समय होना चाहिए था। जियांग शेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, स्वर्ग में यह 1 वर्ष के लिए हर दिन होता है। अतीत में ऐसी कहावत थी, इसलिए पिछले कुछ दशकों में 9 स्वर्ग दुनिया कुछ 100 साल, कई हजार साल या उससे भी अधिक के बराबर थी। संक्षेप में, अतीत में भगवान के दायरे और उसके बीच समय में थोड़ा अंतर था। उद्धरण चिन्ह। फैंग यूजी ने जोर से हंसते हुए कहा, हम भविष्य में एकीकृत हो जाएंगे और 9 स्वर्ग दुनिया जल्द ही इस सुपर भगवान दायरे को निगल जाएगी। सफ़ेद बाघ ने पूछा, बूढ़े जियांग, तुम यहाँ कैसे आए? 9 स्वर्गों की दुनिया से यहाँ आना आसान नहीं है। जियांग शेंग ने एक घूंट आइस टी पी और तारीफ की।
ये वास्तव में आसान नहीं था, लेकिन हमारे सुपर गॉड दायरे के अस्तित्व के कारण, सभी के साथ मिलकर काम करने के कारण, हम मुश्किल से एक अंतर खोलने में कामयाब रहे। लेकिन मैं बस अंदर आया और इसे बंद कर दिया। सिंदूरी पक्षी को यकीन नहीं हुआ, किसी द्वार को खोलना आसान नहीं है। अगर कुछ शक्तिशाली सर्वोच्च देवता भी हाथ मिला लें तो भी यह असंभव होगा, जब तक कि कोई रास्ता ना हो। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, अब जब सुपर गॉड रियल्म का स्थान कमजोर होता जा रहा है, साथ ही एजियो ड्रैगन और ब्लैक टर्टल की भागीदारी के साथ, ये दो लोग जो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने मूल रूप से एक साथ आने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ अकेला हूँ। हरे ड्रैगन को पहले दिव्य कारागार में बंद किया गया था, लेकिन दिव्य कारागार का पहले ही उल्लंघन हो चुका था। वरिष्ठ जियांग, फिर शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान, और उसके साथ क्या हुआ? जब दिव्य जेल को तोड़ा गया तो उनका दबाव सबसे ज्यादा होना चाहिए था। चेन जियांग ने पूछा, ये दोनों देवता उस समय उसके साथ बहुत अच्छे थे। अब जब देवताओं का क्षेत्र अब मौजूद नहीं है तो वे खुद की रक्षा कर सकते हैं, और 9 स्वर्ग दुनिया द्वारा निगल लिए जाने के बाद उन्होंने एक और भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत प्राप्त किया। हमारी मदद से वे खेती करने के लिए ड्रैगन नस में प्रवेश कर गए, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की अड़चन को तोड़ दिया, और अब वे सभी 9 स्वर्ग स्कूल के महत्वपूर्ण बुजुर्ग हैं। लिंगयू ने कहा। जियांग शेंग ने कहा, 9 स्वर्ग विद्यालय अब 9 स्वर्ग दुनिया में सबसे मजबूत शक्ति होना चाहिए। एक बार जब 9 स्वर्ग दुनिया ने सुपर गॉड दायरे पर कब्जा कर लिया तो 9 स्वर्ग विद्यालय उसका मुख्य लक्ष्य होगा। चेन जियांग ने जब इस बारे में सोचा तो उसे मन ही मन चिंता होने लगी। फिर उसने पूछा, अब नेता कौन है? गु डोंगचेन, उसने कहा कि वह आपका छोटा भतीजा है। ये लड़का भी बहुत ताकतवर है और उसकी प्रबंधन क्षमता भी बहुत मजबूत है। जियांग शेंग ने कहा। चेन जियांग हंसा, जिससे उसे वह समय याद आ गया जब वह सुपर मार्शल स्कूल में था। ये गु डोंगचेन वास्तव में अच्छा था जब वह सुपर मार्शल स्कूल का प्रभारी था, और वह मूल रूप से रहस्यमय प्राचीन आत्मा जाति का सदस्य था। अब वह फिर से इतना शक्तिशाली हो गया था। यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा कंजूस है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में वापस जाकर उन्हें देखना चाहता हूँ। इतने लंबे समय तक उन्हें न देखने के बाद वे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। उस समय व्हाइट टाइगर भी कुछ समय के लिए वहां रहा था। वहां उसकी व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस भी थी, और उसे अपने कबीले के सदस्यों की बहुत याद आती थी। हम उन्हें बहुत जल्द देख पाएंगे। एक बार जब 9 स्वर्ग दुनिया इस जगह को निगल जाएगी तो हम उन्हें देख पाएंगे। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, उस समय ये हमारी दुनिया होगी। हालांकि चेन जियांग बिल्कुल भी नहीं हंस सका। फैंग यूजी और वर्मिलियन बर्ड भी चिंतित थे। क्या हो रहा है? तुम लोगों को नहीं लगता कि यह अच्छी बात है? जियांग शेंग ने संदेह से पूछा। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ बुरी चीजें भी होंगी। चेन जियांग ने आह भरी। एजियो ड्रैगन और ब्लैक टर्टल ने शायद आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना? हालांकि 3 मंदिर सुपर गॉड दायरे में सबसे मजबूत हैं, लेकिन फिलहाल 3 मंदिर 9 भयानक दिव्य राष्ट्रों से मेल नहीं खा पा रहे हैं। फैंग यूजी ने कहा, 9 दिव्य राजाओं को मूल रूप से 9 दिव्य राष्ट्रों द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था कि उनके पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 9 स्वर्ग दुनिया भी इस वजह से टूट गई। अब जब 9 स्वर्ग दुनिया इस जगह पर कब्जा करना चाहती है तो 9 देव राष्ट्र निश्चित रूप से अपना कदम उठाएंगे। जियांग शेंग ने जब ये सुना तो वह और हंस नहीं सका। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने 9 देवताओं के राष्ट्र से संबंधित कुछ सुना है। अगर 9 स्वर्ग दुनिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया तो 9 देवताओं का राष्ट्र फिर से कार्रवाई करेगा, और उस समय ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। वे इतने सालों से लगातार विकास कर रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मैंने सोचा था। जियांग शेंग ने आह भरी। उसने पहले ही देख लिया था कि निकट भविष्य में एक भयंकर युद्ध होगा। और ठीक है, क्या आप लोग क्यूशे से मिले? उसे भी यहाँ होना चाहिए। पुरातन दिव्य जानवर जिन्होंने अपनी याददाश्त जगा ली है, उन्हें इस जगह के बारे में पता होना चाहिए। यह उनकी असली मातृभूमि है। जियांग शेंग ने कहा, नीले ड्रैगन, काले कछुए और बर्फ के ड्रैगन यहाँ नहीं आए क्योंकि वे 9 स्वर्ग स्कूल में वापस जाना चाहते थे। चेन जियांग ने जियांग शेंग को क्यूईशी के दुर्भाग्य के बारे में बताया, और यह जानने पर कि सुपर ओल्ड फायर बीस्ट क्यूई यान की मृत्यु हो गई थी, जियांग शेंग तुरंत बेहद क्रोधित हो गया। कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्द ही राजकुमार दिव्य शेर हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उस समय हम निश्चित रूप से उसे उसके खून से भुगतान करवाएंगे। सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में कहा। राजकुमार दिव्य शेर पहले से ही काफी ताकतवर था, और उसके पास दिव्य शेर जाति थी जो उसका समर्थन कर रही थी। उसके शेर राजा पिता इतने ताकतवर थे कि वे हॉल मास्टर से मुकाबला कर सकते थे। वह दिव्य शेर जाति को अच्छी तरह समझता था। हालांकि उसका पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत भी कमजोर नहीं थी। जैसे ही चेन जियांग और अन्य लोग अपनी बातचीत का आनंद ले रहे थे, यी बिदोंग आ गया।
जब लिबिडोन 5वीं मंजिल पर हॉल में पहुंचा तो उसने सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी को देखा और अचानक कुछ सोचा। उस समय लिबिडोन ने पहले से ही इस बूढ़े आदमी हुआंग जिनटियन को पहचान लिया था और अब ऐसा लग रहा था कि उसे भी सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी का आभास हो गया था। एक बुजुर्ग स्टार मून डिवाइन रेस में आया था। उसने कहा कि वह बिल्ली का बच्चा ढूंढना चाहता है और उसे पता चला कि बिल्ली यहाँ है। लिबिडोन ने गंभीर भाव से कहा, उन्होंने जो बुजुर्ग भेजा है वह स्टार मून डिवाइन रेस में उच्च पद पर है। वह लगभग कुलपति के समान स्तर का है, जो दर्शाता है कि इस बिल्ली के प्रति उनके मन में कितना महत्व है।